फ्रेलिटी लिखा हुआ, मतलब इसका मतलब होता है फ्रेजाइल, कमज़ोर। अब वाली आउटलाइन जो है वो सबने ब्रेक करनी है। मैं रैंडम किसी भी बच्चे से खड़ा करके और फिर पूछूंगी। फ्रेलिटी इज़ नो मोर द नेम ऑफ वुमेन, 2025 के ऐसे का टाइटल है। अगर एस्से का टाइटल आपको डी कोड करना आ गया ना, तो 50 to 60% ऑफ द एस्से जो है आपका, समझे, उसका मसला ही हल हो गया। आर्टिकल मतलब हाँ, लेकिन मैंने अभी मेन हेडर्स का बोला कि मेन हेडर्स ब्रेक करें। कर लिया किसी ने ब्रेक? बताएं किस तरह से किया आपने? ठीक है, ठीक है, और उसके बाद फ्रेमवर्क टू एम्पावर वुमेन इन पाकिस्तान, थोड़ा सा क्योंकि पाकिस्तान में ठीक है, यानी कि आपने उसकी स्टांस जो था उसे डिनाई किया आपने। फ्रेलिटी, ठीक है, हाँ, फ्रेलिटी इज नो मोर देन indicators denying the orthodox perspective that women are fragile. ठीक है, अभी ये समझ आता है ना, तो कुछ ऐसे आर्गुमेंट्स हैं जो इसी स्टेटमेंट को जस्टिफाई करते हैं। बस मैंने इसको पहले ठीक है, आपने इसमें ओवरव्यू वाली हेडिंग नहीं डाली। अच्छा, उसी में आपने उसको डिफाइन भी कर देना और उसी के साथ ही कर देना आपने। आई वुड से अलग अलग कर लो, क्योंकि ये जो ऐसे है ना जेंडर का है, इसमें वेव्स ऑफ फेमिनिज्म भी आई हैं, तो थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट कर देंगे इसको हम, वेव्स ऑफ फेमिनिज्म से। हाँ, कि मतलब सोशल कंस्ट्रक्ट कौन कौन सा है वो जो है, हाँ, थोड़ा सा उसको। ठीक है, हाँ,
ओवरव्यू हो गया ना, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हो गया, तो पास्ट के साथ इसका कंटेम्प्रेरी भी ऐड कर दो आप कि मैंने देखो नेक्स्ट हेडर में मैंने किया ना कि करंट स्टेटस ऑफ वुमेन इन एवरी फील्ड ऑल ओवर द ग्लोब, कि हमने बताना है कि अब वो आपने हिस्टोरिकल अलग कर दिया और कंटेम्प्रेरी अलग कर दिया, ठीक है ये भी। इसको स्किप कर दिया आपने? हाँ हाँ ठीक है। हाँ 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 ठीक है ठीक है। ये बताने की ज़रूरत थी, मतलब इसमें उसने नहीं पूछा ना, आपने इसको जस्टिफाई कर दिया कि फ्रिलिटी इज़ नो मोर द नेम ऑफ वुमेन, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स दे दिए। सिंपली आप सॉर्ट ऑफ फ्रेमवर्क दे दें कि किस तरह से औरतों को मज़ीद एम्पावर कर सकते हैं हम, कि ये फ्रिलिटी का जो लेबल है वो बिल्कुल ही हट जाए, इसमें भी फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर दें आप, रेदर देन वो जो आपने इम्पैक्ट सॉर्ट ऑफ बताया ना वो ना बताएं, क्योंकि अगर वो देंगे तो उसके साथ फिर से फ्रेमवर्क तो आपको देना ही पड़ेगा। जब आपने इम्पैक्ट्स उसके बता दिए तो फ्रेमवर्क फिर भी देना है, तो उस हेडर को वैसे ही निकाल दें, क्योंकि इम्पैक्ट्स वाली सारी बातें तो आप ऊपर लिख रहे होगे ना कि वो औरतों को जो है वो पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिलते थे, फिर हमने उनको पॉलिटिकल राइट्स दिए, वो नेशनल असेंबली सेनेट में आई, तो जो फ्रिलिटी का लेबल था वो उनसे हट गया क्योंकि हमने उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दी। इम्पैक्ट्स तो आपने पहले ही ऊपर बता दिए, ठीक है, उसको निकाल के डायरेक्टली उसके फ्रेमवर्क उसका प्रोवाइड कर दें। की वेरिएबल एक्सप्लेन करना था ना इसमें भी। डेफिनेशन, ये तो आप उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बता रहे हो या ओवरव्यू दे रहे हो ना आप, पहले आप उसको बता दो फ्रिलिटी का मतलब क्या होता है। फ्रिलिटी एक टर्म है ना, इसकी स्पेसिफिक डेफिनेशन है, डिफाइन आपने उस चीज़ को करना है जिसकी कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो फ्रिलिटी जो है इसकी आप किसी भी उसमें गूगल पर सर्च करें तो इसकी डेफिनेशन आएगी, स्पेसिफिक डेफिनेशन होती है, तो आपने इसको डिफाइन करना है, खुद ही क्रिएट कर लो आप, पता तो है ना, मतलब उसका मतलब पता है, खुद ही उस टाइम बना लो, खुद ही क्रिएट कर रहे होते हैं हम, एग्जैक्टली तो हमें नहीं पता होती। लेकिन डेफिनेशन जो है वो आप एक्सप्लेनेशन ऐसा ना हो ना फ्रिलिटी को टोटली कोई चीज़ आप बता रहे हो, डेफिनेशन का मतलब ये होता है कि उसको 2 लाइनों में इंट्रोड्यूस करा देना है। ये किसने कहा है कि डिफाइन करना है तो आपने रेफरेंस देना है उसका? हाँ सिंपली उसको लिखना है आपने बताना है कि फ्रिलिटी का भी मतलब क्या है, सिंपल ये आप गुड, हाँ बिल्कुल ठीक है, समझ आ गई है आपको। जो चीज़ इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं ना वो आपने वर्ड टू वर्ड लिखनी होती है, उसका आपने रेफरेंस देना होता है। ये तो आप उसको सिंपली डिफाइन करके बता रहे हो कि फ्रिलिटी का मतलब क्या है, मुझे क्या समझ आई है, फ्रिलिटी का क्या मतलब मुझे समझ आया है, वो लिखना है आपने। ठीक है, आई वुड से कि जो टाइटल उसने पूछा है ना उसी को ही अपना मेन हेडर बना दें। अब ये भी जो है इरेलीवेंट हो रहा है, इसको सॉर्ट ऑफ केस स्टडी ऐड कर दो, या जहाँ पे आपने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बताया ना उसमें बता दो कि वेस्ट में जो है वो वुमेन को किस तरह से परसीव किया जाता है और इस्लाम में इस्लामिक जो कल्चर है उसमें कैसे किया जाता है, वहाँ पे डाल दो इसको, या केस स्टडी में डाल दो, अलग से हेडर नहीं बनाना उसका, ठीक है। आर्ग्यूमेंट जेनेरिक रख लें, केस स्टडीज़ आप पाकिस्तान की दे दें, कोई भी पॉलिसी है जैसे आप कह दें कि वुमेन हरासमेंट लॉ जो है उसको स्ट्रिक्टली इनेक्ट करा दें, या फिर जो है कोई ग्लोबल पॉलिसी है तो उसको डाल दें उसमें। हाँ तो उसके अंदर हम फिर ऐसे ही केस डालेंगे जिसके अंदर
वुमेन की एम्पावरमेंट शुरू होगी, जैसे कि नेशनल असेंबली के अंदर सीट्स मिल गई हैं, हाँ हम ये तो नहीं कहेंगे कि वुमेन आर स्ट्रगलिंग फॉर द नहीं नहीं, जो चीज़ हो गई है आपने वो बतानी है। अब हम ये कहते हैं कि इनेबल करते हैं सेक्स को, उसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि अब लॉ मेकिंग हो चुकी है और उनके लिए लॉ स्ट्रिक्टली इनेक्ट कराएं आप उसको। मूविंग फॉरवर्ड से बता हाँ एग्री कर लिया ना। हाँ ये वाला क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है कि फ्रेलिटी इज़ नो मोर द नेम ऑफ वुमेन, आपने उसको प्रूव कर दिया है, लेकिन अभी भी औरतों को फ्रेल या फ्रेजाइल कंसीडर किया जाता है। ऑल्दो ये बात प्रूवन है, ऑल्दो जो है औरतों को रिप्रेजेंटेशन हर जगह पे मिल रही है, लेकिन मज़ीद उसको कैसे दे सकते हैं, मज़ीद में आपने फिर उसका फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर देना है। हाँ एक मिनट बताती हूँ क्या चीज़। जेनेरिक रख देना आप, मतलब आर्ग्यूमेंट्स तो जेनेरिक ही होंगे, आर्ग्यूमेंट्स हों या आपके जो वे फॉरवर्ड में आप प्रपोज करें चीज़ें वो जेनेरिक होंगी। केस स्टडी की बात करी हूँ कि उसमें आप अपनी मर्ज़ी से एक आधी पाकिस्तान की दे दें और कोई ग्लोबल दे दें, क्योंकि वे फॉरवर्ड भी जो आपने देने हैं उसमें केस स्टडीज़ तो देनी है ना जो आपने अपनी बात की है। काउंटर पर्सपेक्टिव उसका एक और तरीका होता है, वो ऐसे की एक सॉर्ट ऑफ डिफरेंट टेक्निक है जिसको सॉल्व करते हैं। उसमें ये होता है कि आपने थीसिस स्टेटमेंट दी अपनी, जो आपने एग्री किया या डिसएग्री किया, फिर उसका काउंटर पर्सपेक्टिव देते हैं, फिर उसकी सॉर्ट ऑफ सिंथेसिस करते हैं। तो उसमें जो है वो थोड़ा ट्रिकी होता है हैंडल करना। तो आई वुड से अगर तो वो टेक्निक आती है, क्योंकि पर्सनली मुझे वो टेक्निक नहीं आती और ना मैंने इस तरह से कभी ऐसे जो है वो सॉल्व किया। सर आरिफ है आई गेस, वो इस तरह की टेक्निक से सॉल्व कराते हैं। अगर तो वो आती है फिर जाएँ उस तरफ, अगर नहीं आती तो फिर ना जाएँ। नहीं थीसिस स्टेटमेंट तो अलग है, थीसिस की बात की है, मतलब जो आपका स्टांस होता है वो थीसिस होता है, जो काउंटर स्टांस होता है उसको एंटी थीसिस बोलते हैं। जैसे वो हीगल ने की जो फिलॉसफी है उसमें उसने थीसिस दिया था, फिर एंटी थीसिस, फिर सिंथेसिस किया था। तो ये उस तरीके से सॉल्व होगा। अगर तो आता है उस पर ग्रिप है तो सॉल्व करें, अगर नहीं है तो फिर उस तरफ ना जाएं। हाँ तो उसमें ये यूँ करें ना कि फ्रेमवर्क्स टू इंश्योर या फ्रेमवर्क्स टू मेक इट मोर कंस्ट्रक्टिव, जो आपने हेडर देना है ना उसमें ही ऐसा वर्ड यूज़ कर देना है कि पिछली जो बात है वो मेरी बिल्कुल ठीक है, मज़ीद मैं उसको कैसे बेहतर बना सकता हूँ या मज़ीद उसको हम कैसे बेहतर बना सकते हैं। हाँ इसकी एग्ज़ाम्पल इस तरह से देती हूँ। क्या चीज़? हाँ बुरी एग्ज़ाम्पल में जाएगी ना वो। हाँ दे सकते हैं, आपने कोशिश करनी है कि इंडिया की एग्ज़ाम्पल नहीं देनी, बांग्लादेश की नहीं देनी, अफ़गानिस्तान की बुरे उसमें दे सकते हैं तो दे सकते हैं, इट्स अप टू यू। जी हाँ गारमेंट्स इंडस्ट्री जो है हाँ उसकी दे सकते हैं आप, लेकिन रिकमेंडेड यही है कि आप जो है बांग्लादेश और पाकिस्तान की ना दें, क्योंकि वो सॉर्ट ऑफ कंट्रोवर्शियल हो जाती हैं। क्योंकि इंडिया तो हमारा उसके साथ जो हमारा फैक्टर चल रहा है, ठीक है, उसके अलावा बांग्लादेश भी 1971 का डिबेकल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान को हम लिंक कर जाएं तो वो प्रेफर किया जाता है कि इन दोनों की एग्जांपल ना दें, क्योंकि जो जिनसे मैंने पढ़ा था उन्होंने भी मुझे यही पढ़ाया था कि आपने इंडिया और बांग्लादेश की एग्जांपल जो है अवॉइड करनी है। हाँ दे सकते हैं, मैंने ऐसी हरकत नहीं करनी, मरियम नवाज़ की नहीं देनी। हाँ लेकिन हाँ दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि आप उसको कुछ बहुत ही ज़्यादा, हाँ एज अ सीएम दे सकते हैं कि फर्स्ट सीएम ऑफ जो है वो पंजाब है, इस तरह से दे सकते हैं, लेकिन जो है कंट्रोवर्शियल बात नहीं करनी कोई भी। लास्ट रो में से कोई बच्चा बता दे, किसी ने ब्रेक किया तो लास्ट रो। ठीक है हाँ बिल्कुल ठीक है, ये आप दोनों में से स्टार्ट से बताएं ना, पहला क्या है इंट्रोडक्शन, फिर नहीं थीसिस स्टेटमेंट ना बताएं, बस मेन हेडर्स बताएं उसके, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हेडर क्या होगा।
ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद हमने डिफ़ाइन करना है फ्रेलिटी को, ठीक है, डिफ़ाइन करना है, फिर ब्रीफ ओवरव्यू पे आना है। हाँ ठीक है, मैं दोबारा से बता देती हूँ। इंट्रोडक्शन के बाद हमारे पास डीबंक किया टर्म को, फ्रेलिटी को। नेक्स्ट हेडर में जो है हमने उसका सॉर्ट ऑफ ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया है। अब इसमें पाकिस्तान के हवाले से भी दे दो, ग्लोबल भी दे दो। अगर इस्लामिक पर्सपेक्टिव है या वेस्टर्न है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपने उसका ओवरव्यू किस तरह से देना है। इस्लामिक और वेस्ट का कंपैरिजन कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद अब हमारे पास जो है सेम यही चीज़ आ जाएगी। नेक्स्ट हेडर जो है वो हमारे पास सॉर्ट ऑफ फ्रेमवर्क होगा कि जो चीज़ हमने ऊपर एड्रेस कर दी है उसको मज़ीद इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। और उसके बाद हमारे पास कंक्लूजन, ठीक है। आइडियली यही, अब देखें 3 ऐसे हमने सॉल्व किए और तीनों में यही स्ट्रक्चर जो है वो हमारा फिट हो रहा है। नेक्स्ट हम कर लेते हैं 24 का, कोई देख लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द डेथ ऑफ क्रिएटिविटी। इसका बताएं कि इसके हेडर्स कौन कौन से बनेंगे। अलीशेर, इसमें आपने इसको डिफ़ाइन भी करना है। पहले इंट्रोडक्शन के बाद इसको डिफ़ाइन करना है, फिर उसका हिस्टोरिकल ओवरव्यू, और फिर हाउ फ्रेलिटी इज़ नो मोर द नेम ऑफ वुमेन, ये ठीक है, और फ्रेमवर्क और फिर कंक्लूजन। मुकद्दस, आपने इसको सही ब्रेक किया। डिफाइन फ्रेलिटी ऑफ वुमेन, करंट स्टेटस ऑफ वुमेन, हाउ फ्रेलिटी इज़ नो मोर द नेम ऑफ वुमेन, एंड सस्टेनेबल मेजर्स टू ओवरकम challenges. इसमें हम बैलेंस अप्रोच कर सकते हैं कि Active- हम अगर टोटली बैलेंस अप्रोच किस तरह से 50-50% कि 50% एग्री कर रहे हो और 50% डिसएग्री कर रहे हो, ये काम नहीं करना। एग्जामिनर ने कहना है ये तो बच्चा खुद ही कंफ्यूज है कि उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स मैंने बताने हैं या नेगेटिव एस्पेक्ट्स बताने हैं। लेकिन हम थीसिस स्टेटमेंट में वो डिफाइन करेंगे ना कि हमने क्या स्टांस किया। उसी में क्लियर कर देना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डेथ ऑफ क्रिएटिविटी हो रही है या नहीं हो रही। थीसिस स्टेटमेंट में उसको क्लियर कर दें और एक ही साइड लेके चलें। हो गया, बाकी लोग भी कर लें, फिर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं।
ठीक है, हाँ, तो हम सिलिकॉन जी के ऑब्जेक्ट जो है वो तो ऑब्वियसली डालना है, हम्म, अंडरस्टूड है। हम्म, तो ऐसा तो नहीं है कि इंग्लिश ज़्यादा ज़्यादा बैठा हुआ है और वो मेकअप सिलिकॉन जी पे भी है। नहीं नहीं, अब जैसे अक्सर टॉपिक आ जाता है ब्रिक्स पे, उसको तो नहीं पता होगा कि ब्रिक्स की क्या डायमेंशन है या कुछ भी इस तरह का, तो उसको पता चल जाना है। जैसे करंट अफेयर्स का टॉपिक हम ऐसे में कुछ बच्चे सॉल्व करके आते हैं, तो अब उसकी एक्सपर्टीज़ तो नहीं होगी उसके ऊपर, लेकिन वो फिर भी ऐसे पास हो जाता है, तो इतना एग्जामिनर को पता होता है। आपने कर लिया? ये वाला आपसे ब्रेक कराते हैं, चलें बताएं। नेक्स्ट कौन सा बनाया फिर? अच्छा, जो आपने सेकंड हेडर बनाया है ना, अब एआई की तो एक स्पेसिफिक डेफिनेशन होती है ना, तो उसमें से जो आपने सेकंड उसका पार्ट लिंक किया ना, उसकी एक अलग हेडर बना दें, क्योंकि एआई का भी सॉर्ट ऑफ हिस्टोरिकल ओवरव्यू है पड़ा। 1950s से इमर्ज होता है ये, इसकी डिफरेंट वेव्स आई थी, वो जो मैंने हमेशा बताती हूँ कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से थोड़ा सा स्टार्ट करना है, फिर उसमें टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन, फिर डिजिटल रेवोल्यूशन जो 4.0 है उसमें एआई आया था, फिर एआई की भी जो है वो डिफरेंट वेव्स हैं, जो करंट वेव चल रही है वो जैसे चैट जीपीटी 3.0 3.5, तो इसको थोड़ा सा हिस्ट्री को अलग कर लें उसकी, ठीक है। फिर उसके बाद सॉल्यूशंस कैसे दिए हैं आपने, मतलब स्टेटमेंट क्या होगी, हेडर क्या होगा, नेम ऑफ द हेडर। इंग्लिश में बताया ना, वही पूछ रही हूँ कैसा होगा, गिव इट अ ट्राई। अच्छा, इसको पूरा लिखें फिर मैं लिखती हूँ। हाँ ठीक है, हिस्ट्री भी बतानी है आपने, ठीक है। ठीक है, स्टार्ट से बताएं, शुरू से इसको कैसे लिया। डिफाइन वाला कहाँ गया, इंट्रोडक्शन के बाद ब्रीफ ओवरव्यू, इंट्रोडक्शन के बाद तो डिफाइन नहीं करना चाहिए, डिफाइन करेंगे तो ओवरव्यू पे आएंगे ना, ठीक है। हाँ, पहले आपने डिफाइन करनी है चीज़, उसकी नो हाउ देनी है एग्जामिनर को, फिर आपने बताना है कि ये चीज़ इमर्ज ऐसे हुई थी, इसकी हिस्ट्री ये है, इसकी कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस ये है, और जो है फिर उसका करंट स्टेटस बता देना है। ये स्ट्रक्चर का मेन मतलब, ये एक आइडियल बात है, ये सेट है। आपने ब्रीफ ओवरव्यू को और स्टांस को मर्ज कर दिया, ऐसा नहीं करना, यही तो मैं बता रही हूँ। रेयर केसेस में पास हो सकता है ये ऐसे, लेकिन जो है हमने एक स्टैंडर्ड तरीका सीखना जो हर ऐसे पे फिट हो, जो हमें मैक्सिमम मार्क्स दे, ठीक है। इंट्रोडक्शन, डिफाइन कर दिया उसे कि एआई है क्या, क्या चीज़, हाँ एवोल्यूशन कर दें, अब ब्रीफ ओवरव्यू कर दें। एम Aim of AI creation is to provide visibility for man. आपने हेडर वो बनाना है जो रेलेवेंट लगे एग्जामिनर को, वही एम है वो उसका हिस्टोरिकल आ जाएगा ना कि तो आप सिंपली हिस्टोरिकल लिख दो ना, एम क्यों लिख रहे हो आप, वो वर्ड यूज़ ना करो जो एग्जामिनर को कंफ्यूज कर दे, ठीक है। कि सब बच्चे एक जैसा लिखते हैं तो ये नहीं सोचना कि मैंने अपने एस्से को डिफरेंट कैसे बनाना है, आपने उससे मार्क्स लेने हैं, आप उसको सिंपली बता दो भाई मैं ब्रीफ ओवरव्यू बता रहा हूँ, सब बच्चे ऐसा ही लिखते हैं, क्योंकि हमने शुरू से पढ़ा था कि एस्से में आपने उसको इम्प्रेस नहीं करना, आपने उससे मार्क्स लेने हैं, ठीक है। ये आपने ओवरव्यू दे दिया, ठीक है। अब आप, हाँ
आप मुझे बताओ इसके बाद नेक्स्ट हेडर क्या होगा। हाँ तो वही तो कह रही हूँ ना, अब यहाँ पे वही हेडर आएगा कि हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कॉजिंग द डेथ ऑफ क्रिएटिविटी। ठीक है, अब ये मेन हेडर आ गया। नेक्स्ट हेडर क्या होगा? हाँ हाँ, या स्ट्रेटजीज टू रिवर्स द डेथ ऑफ क्रिएटिविटी। ठीक है, नेक्स्ट हेडर कौन सा होगा? कंक्लूजन। समझ आ गई कि अब सब लोगों को आ गई है कि किस तरह से इसको ब्रेक करना है? आपने कैसे ब्रेक किया ये बताएं। हाँ इंट्रो के बाद ब्रीफ ओवरव्यू। या नहीं, मुझे कंफर्म बताएं, इंट्रोडक्शन के बाद क्या आएगा? इंट्रोडक्शन के बाद हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आएगा। कंफर्म बताएं एक चीज़ के क्या आएगी? तो मैं तीसरा या चौथा ऐसे करवा रही हूँ, तो मैंने क्या बताया कि इंट्रोडक्शन के बाद डिफाइन आना है, क्योंकि उसमें की टर्मिनोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ को भी डिफाइन कर सकते हैं। क्यों नहीं बनाएंगे? हाँ, इसमें क्रिएटिविटी को भी डिफाइन करना है आप लोगों ने कि क्रिएटिविटी क्या चीज़ है। डिफाइनिंग द की वेरिएबल, उसमें सबसे पहले सिंपल ये लाइन बस याद रख लो आप लोग। डिफाइनिंग द की वेरिएबल, अगर तो एक है वेरिएबल, दो हैं तो वेरिएबल्स। व्हाट इज एआई? व्हाट इज क्रिएटिविटी? ठीक है, उसको पहले बता तो दो ना कि आपने जो टाइटल में टर्म्स यूज़ किए हैं वो मुझे समझ आ गई हैं, मुझे पता है वो। नहीं भी करना तो ना करें, लेकिन अगर उसको हैंडल कर सकते हैं तो उसको कर दें। मैंने पेपर में किया था इसको, उसको बता दिया था कि क्रिएटिविटी हम किस किस चीज़ में ले रहे हैं। ठीक है, आर्टिस्टिक उसको बता दो या उसको लिटरेरी बता दो, जेनेरिक्स उसको बता दो कि क्रिएटिविटी होती क्या है। ठीक है, यानी कि आपने अपनी जो लॉजिकल या क्रिटिकल थिंकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ें जो हैं वो सारी आपकी क्रिएटिविटी है। सिंपल जी, हाँ कर सकते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। ये भी थर्ड लास्ट रो में से अब मुझे बताए कोई, आप बता दो। इंट्रोडक्शन के बाद डायरेक्टली टॉपिक पे फिर आ गए हो आप। अच्छा ठीक है, ठीक है। ठीक है, अच्छा इनमें आपने उसकी सिंथेसिस कर देनी है दोनों को मर्ज करके। ठीक, हाँ मैं तो यही कह रही हूँ कि एक ही पर्सपेक्टिव लेके चलें। अगर दो में उसका मतलब अगर आप 8 आर्ग्यूमेंट इसके दे रहे हो, उसको उससे एग्री कर रहे हो, 2 आर्ग्यूमेंट काउंटर पर्सपेक्टिव के दे रहे हो, तो इन दोनों की सिंथेसिस वाली एक हेडिंग होती है जिसमें आपने दोनों को मर्ज करके लिखना होता है। इसको डिनाई कर देना होता है, इसको लेके चलना होता है। तो ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स तरीका होता है। अगर तो आता है तो इससे सॉल्व करें, अगर नहीं आता तो फिर इस वाली साइड पे जाएं ही ना, दें ही ना उसको काउंटर पर्सपेक्टिव। अगर तो आता है, किसी से सीखा हुआ है, किसी अच्छे मेंटोर से, तब इसको लेके चलें, अदरवाइज उसको ना लेके चलें। हाँ, इनको बैलेंस करना होता है। एक अलग से मेन हेडर बनता होता है जिसमें आपने जो काउंटर पर्सपेक्टिव है उनको टोटली डिनाई करना होता है और फिर इनको दोबारा से सपोर्ट करना होता है। ये एक पूरा एक स्ट्रक्चर है। ये वाला बेशक आप लोग कहीं से देख लेना कि इस तरह कैसे को किस तरह से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट करें हम, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? हाँ
अब आप में से कोई बच्चा मुझे टाइटल बता दे, उसी में यही तरीका हम अप्लाई करके देखते हैं।